सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट होगा स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो इस बार बोर्ड्स क्लास 12 देने वाले हैं। ओके, सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच दे अकर। रेट इज एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो, रेट जो है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। रेट को लिखने का दो तरीका है। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज होता है, क्योंकि उसे प्रोडक्ट बनाना होता है एंड प्रोडक्ट विद टाइम इंक्रीज होता है। सो दैट्स वाई वी यूज़ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो रेट माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। अच्छा, टी की जो वैल्यू होती है, टी इज़ द टाइम, जो कि जीरो और टी इक्विवेलेंट के बीच में रेंज करता है। तो ऐसे रिएक्शंस जो मॉडरेट होते हैं उनके बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। सो पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ए बी से, इस तरीके से लिखा जाता है, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफरेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इंस्टेंटेनियस विच इज़ इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो ये एक हमारा इक्वेशन है जिसके आगे उसका कोफिशिएंट दे रखा है, जैसे ए के आगे स्मॉल ए, तो वो एक कोफिशिएंट है। तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर कोफिशिएंट स्मॉल ए एंड बी टू द पावर कोफिशिएंट स्मॉल बी, ठीक है। तो रेट अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो के कांस्टेंट आ जाता है। पर ये जो रिएक्शन है ना, वैलिड है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल होता है। P प्लस 2Q गिव्स R, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन M प्लस N हो जाएगा। हमेशा आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि आप तभी कोफिशिएंट्स का सम करेंगे रिएक्शन के थ्रू जब वहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शंस दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे थ्योरेटिकल रेट आपको इस इक्वेशन का निकालना है, तो N2 के आगे 1 है कोफिशिएंट और O2 के आगे 2 है, तो इस वजह से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 2 दैट इज़ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीन डिफरेंट इसी इक्वेशन को तोड़ के लिखा हुआ है अलग अलग स्टेप में। पहला स्टेप फास्ट है, दूसरा स्टेप फास्ट है, तीसरा स्टेप स्लो है। सो स्लो स्टेप जो होता है वो इज़ दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसका निकाले अगर हम, तो रेट इज इक्वल टू के एन ओ टू द पावर 2 एन ओ टू द पावर 1, ऑर्डर 2 + 1 3 हो जाएगा। वो स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप को हम लोगों ने देख के रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होगा? स्लोएस्ट स्टेप डिफाइन करेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS को। SN1 रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है SN1 रिएक्शन में, क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। अच्छा, अब 3 तरीके का रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है, A, B एंड C। ए में एक नॉर्मल रिएक्शन जहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो एक फास्ट रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन स्लोएस्ट रिएक्शन है, और जो नीचे में हेबर्स प्रोसेस दे रखा है एमोनिया का फॉर्मेशन, वो एक मॉडरेट रिएक्शन है। तो रेट अगर इसका देखा जाएगा तो A सबसे ज़्यादा, फिर C और फिर B। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। तो मोल पर लीटर टू द पावर 1 - N पर सेकेंड। N की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। अगर आप N की वैल्यू 0 लेते हैं तो उसे हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अगर आप N की जगह पे 0 डाल देंगे तो ये पूरे रेट कांस्टेंट का जो आपको यूनिट मिलेगा वो मिलेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए N की जगह पे आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है, और 1 लिखते ही वो 1 - 1 0 हो जाएगा, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा मोल पर लीटर वाला टर्म, और पर सेकेंड बस बचेगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट पर सेकेंड होती है रेट कांस्टेंट की, ठीक है। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर N इज इक्वल टू 2 लिखते हैं तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो लीटर पर मोल पर सेकेंड हो जाएगी। अब एक और तरीके से आप रेट कांस्टेंट के आप यूनिट को निकाल सकते हैं, K विच इज इक्वल टू रेट अपॉन A टू द पावर X B टू द पावर Y, ठीक है। तो K की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, जिसके साथ उसकी यूनिट भी दे रखी है। तो लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो जैसे मोल पर लीटर टू द पावर 1 - N पर सेकेंड, तो N की जगह पे आप जैसे ही 2 डालोगे तो लीटर पर मोल पर सेकेंड उसकी यूनिट आ जाएगी। दैट इज़ ये जो इक्वेशन है ना, ये जो दे रखा है यूनिट सेकेंड ऑर्डर का, दूसरा वाला पर सेकेंड है, दैट्स वाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है। अब बात करते हैं मॉलिक्युलैरिटी के बारे में तो और ऑर्डर के बारे में। तो पहले ऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्डर नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, फ्रैक्चुअल कुछ भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर मॉलिक्युलैरिटी के बारे में बात करूं तो नेगेटिव और 0 वो नहीं हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, इसे हम लोग मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। दो
या 3, मतलब नॉट मोर देन 3, 2 या 3 जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस कुछ भी आपस में कोलाइड करते हैं, इफेक्टिव कोलाइड करते हैं, तो इस तरीके से वो जो आपको एक रिएक्शन में देखने को मिलता है उसे हम लोग मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज़ वेरी स्मॉल। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। इसी वजह से मॉलिकुलैरिटी 3 जो होता है, 3 मॉलिकुलैरिटी बहुत रेयर होता है और स्लो टू प्रोसीड होता है। अब बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो रेट आर जो है ना वो एट टाइम टी लिया गया है और आर नॉट जो है ना वो एट टाइम टी ज़ीरो लिया गया है। ठीक है, तो आर माइनस के टी प्लस आर नॉट, तो यहाँ से आप के जो है ना वो हमारा रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, तो आर जो है ना वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, और फिर माइनस एम एक्स प्लस ये जो स्लोप का इक्वेशन आपको स्लोप आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन के थ्रू, और एम जो हमारी स्लोप जो आ रही है ना वो किसके इक्वल आ रही है, माइनस के इक्वल आ रही है। एक्स एक्सिस पे टाइम हमने रखा है और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है। ऑल राइट, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और मैं इतना फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं यही कंसिडर कर रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ कि इससे पहले आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा। आर नॉट यहाँ पर इंटरसेप्ट है। ठीक है, एक्स एक्सिस मैंने बता दिया, वाई एक्सिस बता दिया, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है जहाँ पे स्लोप माइनस के इक्वल है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो पहला एग्जांपल कि कुछ एंजाइम्स जो कैटलाइज रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर होते हैं। मेटल सरफेस पे जो रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर होते हैं। साथ ही साथ एमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है हॉट प्लैटिनम सरफेस पे एट हाई टेम्परेचर वो भी जीरो ऑर्डर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये एक इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, के विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो यहाँ से अगर आप शफल करोगे तो लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, जहाँ पे आपको स्लोप की क्या मिलेगी, के अपॉन 2.303। टी को अगर एक्स एक्सिस पे आप रखोगे और लॉग आर नॉट बाई आर को अगर आप वाई एक्सिस पे रखते हो देन, ठीक है, तो स्लोप आपको क्या मिल जाएगी, के अपॉन 2.303। अगर आप इस तरीके से देखते हो तो स्लोप के अपॉन 2.303 और ये जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ना इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस भी एक तरीके का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक इक्वेशन है जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, सो प्लीज़ इसको ध्यान से आप देख लें। के 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनिशियल अपॉन 2 पी इनिशियल माइनस पी टी। पी इनिशियल प्रेशर है और पी टी प्रेशर एट टाइम टी है। ऑलराइट, मैं सारी चीज़ें बहुत ही क्विक करवा रही हूँ आप लोगों को, सो दैट जो चीज़ें आप भूल चुके हो वो एक बार खोल करके आप एनसीईआरटी को देख लेना। ओके, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन अब पढ़ते हैं हम लोग। द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इसे हम लोग हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जिसे टी हाफ बोलते हैं या टी 50% भी बोलते हैं, जो कि आर नॉट बाई 2 के होता है। आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और के जो है हमारा वो रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो टी हाफ जो है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अब हम पढ़ेंगे, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ओके, तो टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 के, और टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ 0.693 अपॉन के। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर नॉट दैट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन दैट इज आर नॉट। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको याद रहेगी। ठीक है, सो मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट वन दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोगों ने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लिया, एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दे रखी है। सो ये टॉपिक जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, आप ध्यान से देख लो। ये शुगर है C12H22O11 प्लस वाटर एक्सेस में दे रखा है। एक्सेस में दे रखा है इसलिए हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे इसे, जो कि तोड़ करके ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा। तो रेट इस तरीके से लिखना है के C12H22O11, तो इस तरीके से इसका ऑर्डर 1 ही आ रहा है, सो दैट्स वाई इसे हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रिएक्शन फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। एक इक्वेशन में मैंने साइड में लिख देती हूँ। ठीक है, तो K2/K1 विच इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1 अपॉन 10। जैसे कि अल्फा के जगह पर आपको जितने टाइम्स रिएक्शन को बढ़ा रहा है, जैसे अगर डबल कर रहा है तो अल्फा की जगह पे आपको 2 लिख देना है। ठीक है, अब आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ते हैं।
ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे ए आर्हीनियस फैक्टर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ई एक्टिवेशन एनर्जी जो जूल पर मोल में आपको देखना है, ठीक है। फिर ये देखो वाई एक्सिस पे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे और रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, तो इसका ग्राफ किस तरीके का होगा, तो इसका ग्राफ जो होगा ना, अगर ए हम लोगों ने लिया है तो ए बढ़ते बढ़ते नीचे आएगा और फिर ये मतलब रिएक्टेंट H2 प्लस I2 अगर प्रोडक्ट बनाएगा तो ऐसे नीचे से इस तरीके से ऊपर इस तरीके से बेल शेप बनेगा और ऊपर का जो टॉप नोच पोजीशन होगा उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से हाईली अनस्टेबल कहेंगे क्योंकि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से H2 प्लस I2 क्या नीचे देगा, HI बनाएगा और नीचे में प्रोडक्ट बनेगा। तो अब पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस पे और काइनेटिक एनर्जी ऑन दी एक्स एक्सिस हम लोगों ने ले लिया है। तो इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरीके से बनेगा और ये जो बीच का पोजीशन आपको देखने को मिल रहा है ना, बीच का पोर्शन मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक इक्वेशन है हमारे पास log K2 अपॉन K1 विच इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। R यहाँ पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपको लेना है। फॉर योर कन्वीनियंस 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल भी शॉर्टकट के लिए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 25/3 अभी आप ले सकते हो ना। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, क्या करता है, लोअर डाउन करता है द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिब्स एनर्जी। इस बात को याद रखना आप कि देखिए आप एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट, ठीक है, बट वो एट द सेम टाइम गिब्स एनर्जी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है, बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करता है। गिब्स एनर्जी का एक इक्वेशन है वो भी आप देख ले, डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है, डेल्टा एच इंथैल्पी है, टी टेम्परेचर और डेल्टा एस एंट्रोपी है। इट कैटलाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक कैटलिस्ट जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को नहीं करता है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कहती है कि रेट जो है ना इज इक्वल टू PZAB e टू द पावर माइनस E अपॉन RT। इन कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन of the molecules together determine criteria for an effective collision and hence rate of chemical reaction। तो collision theory के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है ना मॉलिक्यूल्स का, वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इफेक्टिव कॉलिशन के लिए और इस वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। P यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, स्टेरिक फैक्टर है और ZAB कॉलिजन